नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारे आज के नायक हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी से, लगन से और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया और हमेशा कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखी। अगर आज दुनिया भर में भारतीय इंजीनियर्स, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है, तो सिर्फ हमारे जो आज के नायक हैं उन जैसे व्यक्तियों के ही उद्यम, परिश्रम, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं भारत में आईटी उद्योग को नई दिशा देने वाले इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति साहब। नायक तो बताऊंगा मैं आज आपको कि क्यों आईआईटी में दाखिला होने के बावजूद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी से नहीं कर पाए नारायण मूर्ति। साथ ही हम बात करेंगे उन सर्कमस्टेंसेस की जिसमें उनका विवाह हुआ और कितनी दिक्कतें आई उनको अपने सास और ससुर को मनाने में। साथ ही बताऊंगा आपको कि क्यों कई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया नारायण मूर्ति जी ने और शुरुआत अपने करियर की एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज इन्फोसिस ग्रुप के संस्थापक नारायण मूर्ति जी की। नारायण मूर्ति ने अपने टैलेंट और मेहनत की बदौलत अपनी कंपनी इन्फोसिस को आज दुनिया की उन गिनी चुनी कंपनियों के समकक्ष खड़ा कर दिया है जिनके बारे में एक समय तो भारत में सोचना भी नामुमकिन था। नारायण मूर्ति यानी नागावारा रामराव नारायण मूर्ति के पिता एक स्कूल टीचर थे। नारायण मूर्ति के अलावा उनके 7 और बच्चे भी थे। पिताजी की तनख्वाह थी सिर्फ 300 रुपए माहवार, लेकिन पिताजी ने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कभी किसी तरह की कमी नहीं आने दी। पिताजी को सिम्फनी सुनने का शौक था। नारायण मूर्ति को यह शौक तो नहीं हुआ, लेकिन अपने पिताजी से वो सिम्फनी का मतलब काफी अच्छी तरह समझे। सिर्फ स्वयं का बुद्धिमान या प्रतिभावान होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पिताजी से सीखे हुए इस गुर की वजह से ही नारायण मूर्ति के नेतृत्व में तैयार हुई इन्फोसिस जैसी ग्लोबल वर्ल्ड क्लास कंपनी। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया लेवल पर 17th पोजीशन लाने के बावजूद भी नारायण मूर्ति नहीं दाखिला ले सके आईआईटी में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी की। तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 17वीं पोजीशन लाने के बावजूद नारायण मूर्ति क्यों नहीं दाखिला ले पाए आईआईटी में। छोटे शहर में रहते थे, जो किताबें स्कूल में मिलती थी उसी के दम पर उन्हीं को पढ़कर नारायण मूर्ति ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। नारायण मूर्ति हजारों छात्रों में 17वीं पोजीशन पर रहे थे। आईआईटी में पढ़ाई का खर्च यानी कि फीस चाहे कम थी, लेकिन पढ़ने के लिए नारायण मूर्ति को एक हॉस्टल में रहना पड़ता। उसकी वजह से खर्च काफी बैठता और उनके पिताजी ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने आईआईटी के अपने ख्वाब को नकार दिया और एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैसूर यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। नारायण मूर्ति की प्रतिभा लेकिन यहां भी छिप नहीं सकी। मैसूर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वो फर्स्ट पोजीशन लेकर पास हुए। आईआईटी में पढ़ने का उनका सपना अब पूरा हुआ। एक स्कॉलरशिप के दम पर 1969 में एमटेक के लिए जब उन्हें आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिला।
आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नारायण मूर्ति को एक नहीं 4 बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले। चारों ही कंपनियां उस वक्त देश की बड़ी कंपनियों में शुमार थीं। घड़ियां बनाने वाली एचएमटी, सरकार द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा की टेल्को कंपनी और एयर इंडिया। इनमें से किसी में भी नारायण मूर्ति अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नौकरियां नहीं ली। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति साहब की। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री मिल गई नारायण मूर्ति को और 4 देश की बड़ी कंपनियों से उनको नौकरियों की ऑफर मिली, लेकिन उनमें से एक को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और नौकरी कर ली कहीं और। क्यों? कॉलेज के जमाने में प्रोफेसर कृष्णैया नारायण मूर्ति के पसंदीदा टीचर थे। इन्हीं प्रोफेसर कृष्णैया ने नारायण मूर्ति को आईआईएम अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए आमंत्रित किया। जिन 4 बड़ी कंपनियों से नारायण मूर्ति को नौकरी की ऑफर थी, उनके मुकाबले आईआईएम अहमदाबाद में उनकी तनख्वाह काफी कम थी, लेकिन फिर भी नारायण मूर्ति ने फैसला लिया कि वो आईआईएम अहमदाबाद को ज्वाइन करेंगे, वहां नौकरी करेंगे, क्योंकि नारायण मूर्ति को लगा कि आईआईएम अहमदाबाद में जाना, वहां नौकरी करना उनको एक नया एक्सपीरियंस देगा, जिसकी वजह से जिंदगी में आगे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज या अवसर मिल पाएंगे। और सबसे बड़ी वजह थी आईआईएम अहमदाबाद ज्वाइन करने की, नारायण मूर्ति को यह मालूम था कि वहां पे एक बिल्कुल नया मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। मूर्ति साहब ने अब तक जितने कंप्यूटर देखे थे, उन सबसे बेहतर तेज कंप्यूटर था ये जो आईआईएम अहमदाबाद में था। नारायण मूर्ति ने चीफ सिस्टम प्रोग्रामिंग की नौकरी शुरू कर दी आईआईएम अहमदाबाद में। सैलरी थी उनकी 800 रुपए महीना। आईआईएम अहमदाबाद में काम करने के दौरान ही उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसके बाद उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिला एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से और 1972 में नारायण मूर्ति चले गए पेरिस। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज नायक में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की। तो ऐसा क्या हुआ एक बार कि नारायण मूर्ति को 3 दिन गुजारने पड़े जेल में। बात है 1974 की। फ्रांस में 3 साल रहने के बाद नारायण मूर्ति ने भारत लौटने का फैसला किया था। पैसे बचाने की वजह से उन्होंने भारत तक की यात्रा सड़क मार्ग से तय करने की सोची। उनका इरादा था कि इस तरह वो जिन जिन देशों से होकर गुजरेंगे, वहां के सिद्धांतों की जानकारी भी ले लेंगे, वहां के रहन सहन को भी देख लेंगे, थोड़ा सा टूरिज्म भी हो जाएगा। इसी मकसद से नारायण मूर्ति ने लंबी रेल यात्रा आरंभ की। रेल के सफर में उनकी मुलाकात बुल्गारिया की एक महिला से हो गई। उस महिला और नारायण मूर्ति के बीच देश, दुनिया, सामाजिक समस्याओं इत्यादि पर काफी लंबी बातचीत हो गई। बातचीत चूंकि लंबी होती जा रही थी, इसलिए उस महिला के साथ जो पुरुष मित्र, उनको थोड़ा बुरा लगना शुरू हो गया और नाराज इतने हो गए कि अगले स्टेशन पर उन्होंने पुलिस को बुला लिया और नारायण मूर्ति पर एक जासूस होने का आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अब स्थानीय पुलिस ने भी उस आदमी की बातों पर भरोसा करते हुए कोई जांच पड़ताल की नहीं और मूर्ति को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने नारायण मूर्ति का सूटकेस, बैग और पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें डाल दिया जेल में। बड़ी मुश्किल से हील हुज्जत के बाद भारत का मित्र देश होने का तर्क देकर वहां की पुलिस ने नारायण मूर्ति को रिहा कर दिया। आगे बताऊंगा आपको कैसे हुई मुलाकात नारायण मूर्ति जी की सुधा जी से और कैसे हुई ये मुलाकात तब्दील मोहब्बत में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की।
तो कैसे हुई नारायण मूर्ति साहब की मुलाकात सुधा जी से, जो धीरे धीरे प्यार और फिर विवाह के बंधन में तब्दील हुई। सुधा जी उस वक्त टेल्को में काम करती थी और देश की पहली महिला इंजीनियर्स में से वो एक थी। सुधा जी को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और वो अपने दोस्त प्रसन्ना से किताबें लिया करती थी। अब यही प्रसन्ना जी नारायण मूर्ति जी के भी दोस्त थे। नारायण मूर्ति ने सुधा जी को प्रपोज भी बड़े अनोखे अंदाज में किया था। उन्होंने कहा था, मेरा कद है 5 फुट 4 इंच, मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जीवन में मैं कभी भी रईस हो नहीं पाऊंगा। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा उज्जवल भविष्य है, बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा जी ने नारायण मूर्ति के प्रस्ताव के बारे में अपने माँ बाप को बताया। पिताजी जो थे सुधा जी के, वो एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए अपनी बेटी की कतई तैयार नहीं थे जिसकी तनख्वाह कम हो, जो एक साधारण परिवार से आता हो। खैर, जब सुधा जी ने बहुत जोर दिया तो उनके माता पिता ने नारायण मूर्ति को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन नारायण मूर्ति साहब समय पर पहुंच ही नहीं पाए। और फिर जब पहुंचे भी तो नारायण मूर्ति एकदम भड़कीले रंग की लाल टी शर्ट पहनकर टैक्सी में आए। माँ बाप इससे तो इम्प्रेस्ड हुए नहीं। खैर, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पूछा सुधा जी के पिताजी ने, भाई आगे क्या करना चाहते हो? नारायण मूर्ति बोले, राजनीति करना चाहता हूँ। पिताजी चुप। साहब 3 साल तक रस्साकशी चलती रही और आखिरकार सुधा जी की जिद के आगे झुककर 10 फरवरी 1978 को नारायण मूर्ति और सुधा जी की बेंगलोर में शादी हुई। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज इन्फोसिस के फाउंडर संस्थापक नारायण मूर्ति जी की। तो आखिर क्यों लेना पड़ा इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति को अपनी पत्नी से ही एक बार उधार? बात सन 1981 की है। नारायण मूर्ति ने तय कर लिया था कि वो अपनी कंपनी खोलेंगे। इन्फोसिस शुरू करने का विचार उनके मन में समा चुका था। शुरुआत में नारायण मूर्ति की खुद का बिजनेस करने की इच्छा की वजह से सुधा जी खासी चिंतित थी। उन्होंने नारायण मूर्ति को 10,000 रुपए दिए और कहा, तुम 3 साल की स्टडी लीव ले लो, मैं घर की आर्थिक जिम्मेदारियां संभाल लूंगी। मूर्ति और उनके 6 साथियों ने 1981 में बहुत उत्साह और परिश्रम से इन्फोसिस शुरू की। इन्फोसिस ने किस तरह से कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना शुरू किया, ये कहानी तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। एक किस्सा बस और आपको जाते जाते सुना जाता हूं, जो मैंने खुद नारायण मूर्ति साहब से सुना था। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप लोगों को मालूम है मेरे जीवन का सबसे साहसी काम कौन सा है? नारायण मूर्ति साहब ने कहा, जिस दिन इन्फोसिस की अमेरिकी शेयर बाजार में नैस्डैक पे लिस्टिंग हो रही थी, उससे ठीक 1 रात पहले न्यूयॉर्क के एक होटल में उनके दांत में जबरदस्त दर्द शुरू हुआ। तो उन्होंने आव देखना ताव अपने हाथ से ही उस रात अपने दांत को उखाड़ फेंका। तो साहब, ये थे हमारे आज के नायक, इन्फोसिस के फाउंडर संस्थापक नारायण मूर्ति जी। सोमवार शाम 8 बजे फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।